नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष अपने रेंज के ज़िले बरेली की एक घटना के बारे में जिक्र करूंगा। बात 29 अप्रैल 2019 की है। थाना है नवाबगंज, डिस्ट्रिक्ट है बरेली। वहाँ पर थाने पर आकर एक व्यक्ति चंद्र प्रकाश सनाफ राम प्रकाश, रेजिडेंट ऑफ हाफिज़ नगर बन्नाही, थाना बीसलपुर, पीलीभीत, उसने थाने पर आकर बताया कि साहब मेरा ये परिचय है और फिर ये बताया कि वह कल यानी 28 अप्रैल को अपने रिश्तेदार राम कुमार की बेटी रूबी की शादी में पुष्प वाटिका बारात घर, बीजामऊ रोड, नवाबगंज आया था। मेरे साथ हमारी पत्नी और हमारा 4 वर्ष का बेटा, 4.5 वर्ष का बेटा अग्रिम था। बारात घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी मेरा बेटा अग्रिम अचानक 8 बजे के आसपास गायब हो गया। बारात घर में जैसे ही पता लगा कि अग्रिम गायब हो गया है, बहुत हल्ला मचा। सारे लोग बच्चे को अपने अपने तरीके से ढूंढने लगे। पूरी रात ढूंढा गया लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं लगा और हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का अपहरण हो गया है। 4.5 के बच्चे की अपहरण या गायब हो जाने की इस सूचना पर इंस्पेक्टर मौजूद थे। उन्होंने फ़ौरन मुकदमा लिखा 160/19 धारा 363 यानी अपहरण। इंस्पेक्टर इस तरह की घटनाओं से परिचित था। जब छोटे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद होता क्या है। वो फ़ौरन पूरी फोर्स लेकर पुष्प वाटिका बारात घर नवाबगंज पहुंच गया। वहां पर सिलसिलेवार जानकारी की गई। बारात के लोग किधर थे, लड़की वाले किधर थे, किसका खाना किधर था, गेस्ट जो आ रहे थे वो किधर बैठे हुए थे। अग्रिम के पिता से पूछताछ की, आपके साथ कब तक था। अग्रिम की माँ से पूछताछ, कब आपने नोटिस किया कि वो आपके पास नहीं है, कब आपने ढूंढना शुरू किया, उस समय कौन कौन लोग आपके साथ थे, सबसे पहले किसको बताया। ये सब बहुत ढेर सारे सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन में पूछे जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि इन सवालों का क्या मतलब है, लेकिन दरअसल हर सवाल का मतलब है। पता नहीं किस सवाल में हमारे 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 क्राइम का कोई जवाब मिल जाए। कुछ लोगों ने शादी में मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफ बनाई थी। उनकी जानकारी लोगों ने दी कि फ़लाँ लड़का बना रहा था, फ़लाँ आदमी बना रहा था। उनको बुलवाया गया। मोबाइल में वो वीडियो देखी गई जिसमें कोशिश करके देखी गई जिसमें अग्रिम दिखाई पड़े। बहुत छोटी क्लिपिंग में 5 सेकंड 8 सेकंड में वो दिखाई पड़ा, लेकिन उन दोनों में वो बच्चों के साथ खेल रहा था। जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उनको आइडेंटिफाई किया गया कि ये किसके बच्चे हैं। पुलिस वालों को उनके घर भेजा गया कि हो सकता है बच्चा है, बच्चों के साथ चला गया हो और बच्चों के साथ रात में खाना खाया, सो गया, पेरेंट्स को नहीं पता हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है। वहाँ भेजा गया और सबके घर को तलाश कराया गया कि शायद उनका बच्चा वहाँ पर मिल जाए, छिपा हो या सो रहा हो या खेल रहा हो। इस सारी एक्सरसाइज के बाद भी कुछ पता नहीं लगा। कुछ सीसीटीवी बारात घर में लगे हुए थे, लेकिन वो पूरे एरिया को और पूरी इलाके को, बहुत कम संख्या थी उनकी। कोई स्टेज की तरफ था, कोई दूसरी तरफ था, और ख़ासकर जहाँ खाना लगा हुआ था वहाँ पर एक सीसीटीवी कवर कर रहा था। उसकी फुटेज भी निकलवाई गई और कोशिश की गई कि इसमें शायद कुछ बच्चा उसमें दिखाई तो ज़रूर पड़ा, लेकिन कब निकला, किसके साथ निकला, ये कहीं पर नहीं दिखाई दिया। फिर उसके बाद पूरी फोर्स लगी पार्किंग में। जो पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं, नई गाड़ियाँ खड़ी हैं, उस दिन की गाड़ियाँ खड़ी हैं, आसपास के खेत और मकानों की तलाशी ली गई, पर कुछ भी पता नहीं लगा।
वादी के घर के नंबर और जिनके यहाँ बारात आई थी उनके घर के नंबर को लगा लिया गया। 2 दिन की जब बहुत बहुत एक्सटेंसिव सर्च के बाद जब कुछ नहीं मिला, उम्मीद थी कि शायद कुछ मिल जाए, आसपास के खेत खलिहान में कुछ पता लग जाए, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। किसी ने कुछ नहीं बताया कि बच्चा किस समय निकला, किसके साथ निकला और किधर गया। तीसरे ही दिन अग्रिम के पिता चंद्र प्रकाश के फ़ोन पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि तुम्हारा बेटा अग्रिम मेरे कब्जे में है, 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम कर लो, और फिर मैं बताऊंगा किस जगह पैसा लेकर आना है, तुम लेकर चले आना। चंद्र प्रकाश गिड़गिड़ाए, साहब 1 करोड़ हमारे पास कहाँ है, हम कैसे दे पाएंगे। खैर बातचीत लंबी हुई और 80 लाख पे तय हो गया। कई बार कॉल करने वाले ने कहा कि अगर पुलिस को बताया तो लाश तुम्हारे घर के सामने ही पड़ी मिलेगी। चंद्र प्रकाश डर गया, उसने पुलिस को नहीं बताया। पुलिस ने चूंकि कॉल सुनी थी तो जिस नंबर से कॉल की गई थी उसकी डिटेल्स निकलवाई गई, कैफ निकलवाया गया, CDR निकलवाया गया। तो ये पता लगा कि ये नया ख़रीदा हुआ सिम है गलत नाम पते पर, और इस पर सिर्फ एक ही कॉल की गई है। कुछ SMS डिलीवर हुए हैं जो नया सिम लगाने पे, एक्टिवेटेड सिम लगाने पर पहली बार जब उसका मोबाइल से कांटेक्ट होता है तो एक वेलकम मैसेज आता है, एक सेटिंग्स का मैसेज आता है। ऐसे 3-4 मैसेज आते हैं उस कंपनी के जिस कंपनी का सिम होता है। गलत नाम पते पर ख़रीदा गया था, पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब उसकी IMI रन कराई गई तो उसमें पहले जो SMS डिलीवर हुए थे, फर्स्ट कोई कॉल नहीं थी, फर्स्ट SMS वो किसी दूसरे मोबाइल सेट पर डिलीवर हुए थे। उसका IMI मिल गया, उसकी ID लोकेशन की सेल ID मिल गई, उसको रन कराया गया। रन कराने पर बहुत ढेर सारी कॉल इसमें आई, सब अलग अलग नंबर, कोई कॉमन नंबर नहीं। उसका नाम पता ढूंढा गया, वो बिल्कुल सही नाम पता था। वो दरअसल एक मोबाइल शॉप थी छोटी, जिसमें छोटे मोटे मोबाइल मिलते भी थे, सिम अलग अलग कंपनियों के मिलते थे, और बाकी सब सिम से जो मोबाइल से रिलेटेड उसका कवर और बाकी चीज़ें होती हैं वो उस दुकान पर मिलते थे। पुलिस उस दुकान पर गई। पुलिस ने बताया कि भाई इस समय इस नंबर को तुम्हारे यहाँ से किसने ख़रीदा, कब ख़रीदा। उन्होंने कहा साहब हम लोग तो खाली ID प्रूफ लेते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ लेते नहीं हैं। लेकिन साहब कभी कभी काउंटर से यानी टेबल से मोबाइल फ़ोन गायब हो जाते हैं, हम लोग का नज़र कहीं और होती है, दूसरे ग्राहक पर होती है, गायब हो जाते हैं, तो हमने CCTV लगवा रखा है। और इसमें जिस टाइम पर डिलीवर हुआ है उस टाइम पर ये मोबाइल मेरे पास था, यानी जिसने ख़रीदा है वो सामने खड़ा था, और जैसे ही मैंने निकाल के दिया है उसने अपने मोबाइल में लगाया है, पैसा दिया है और चला गया है। उस टाइम की CCTV फुटेज निकाली गई। वो आदमी, उसने कहा सब बिल्कुल यही आदमी था जिसने लिया था। उसको निकाल लिया गया, उतना फुटेज जो 1-1.5 मिनट 2 मिनट का था, उसकी प्रिंट बनवा ली गई और कोशिश की गई कि इसको पहचाना जाए कैसे। कुछ पुलिस वालों को दिया गया पहचानने के लिए, और ऐसे ही बस जिसको कहते हैं कि बस यूं ही वादी के पास ले गए। वादी से कहा कि भाई इस आदमी को किसी तरह से आप भी पहचानो, हम भी पहचानें। चंद्र प्रकाश ने कहा ठीक है साहब, अभी हम कोशिश करते हैं। चंद्र प्रकाश ने जो उस समय लोग शादी में आए थे जो उसके जानने वाले थे, उनमें से 3-4 को दिखाया। उनमें से एक ने कहा कि अरे साहब ये तो आदमी शादी में आया था, ये जिनकी लड़की की शादी थी राजकुमार, उनका दोस्त है। फ़ौरन पुलिस उनके पास गई और उससे पूछा भाई ये कौन है। तो उन्होंने कहा साहब ये आया तो था हमारे पास,
और फलां फलां के साथ ही आया था। तो बोले आप श्योर हैं? बोले हाँ साहब, सीसीटीवी निकाल, वो जो फुटेज है उसकी शादी बारात घर की, उसको निकलवा लीजिए। उसको निकलवाया गया और वो आदमी मौजूद मिला। उसके बारे में और डिटेल पता करने के बाद उसके यहाँ दबिश दी गई और वो अपने घर में पकड़ गया। उसने अपना नाम अभिषेक अग्रवाल सन ऑफ महेश अग्रवाल, रेजिडेंट ऑफ किला कोठी बरेली बताया। उसे गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए जहाँ ले जाया जाता है, आप जानते हैं, वहाँ ले जाया गया। शुरुआत में कौन कहाँ बताता है कि अरे साहब हम तो यहाँ थे, हम तो वहाँ थे। सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई उसको, शादी बारात घर की। उसको देखने के बाद वो थोड़ी देर में, जब सत्यवादी नियमावली आधे अध्याय तक पहुंची थी, उसने कहा कि साहब मैं सब बता रहा हूँ, अगले अध्याय पर मत स्विच ओवर करिए, मतलब आगे कुछ मत करिए, ये हम जानते हैं कि अगले अध्याय में क्या होने वाला था, उसे क्या पता। उसने वही कहा कि साहब अब और नहीं, बस मैं सब बताता। फिर उसने बताया, पूरी बात बताई। पहले तो ये हुआ कि वो नंबर कहाँ है, सिम कहाँ है जिससे तुमने कॉल की थी। हम ये कंफर्म होना चाहते थे कि इसी आदमी ने कॉल की थी, उसके लिए हमें नंबर की आवश्यकता थी। वो सिम उस नंबर का सिम जिससे उसने रामचंद्र के फ़ोन पे रैंसम कॉल की थी। उसने अपने घर में रखा एप्पल का आईफोन और वो सिम कागज़ के टुकड़े में लिपटा हुआ बरामद करा दिया। फ़ौरन सिम को चेक किया गया, ये वही नंबर था जिस नंबर से रैंसम कॉल की गई थी। फिर उसने बताया कि साहब चंद्र प्रकाश की जो पत्नी है, यानी अग्रिम की माँ, उसके संबंध सुमित से हैं। सुमित भी लड़की पक्ष में उस दिन आया हुआ था। उसकी डिटेल बताई कि उसके संबंध और बड़े प्रगाढ़ संबंध हो गए हैं, बहुत दिन से संबंध हैं। और सुमित और अग्रिम की माँ में इतने प्रगाढ़ संबंध हो गए कि एक दिन अग्रिम की माँ ने उससे कहा, सुमित से, कि देखो अग्रिम अब बड़ा हो रहा है, 4.5 साल का हो गया, बड़ा हो रहा है, अब शायद तुम्हारा मेरे घर आना जाना बंद हो जाए। अब मुझे डर लगता है कि ये तुमको अच्छी तरह जानता है, किसी दिन अपने पापा को, अपने बाप को, अपने फादर को अगर इसने बता दिया तो फिर बहुत गजब हो जाएगा। तुम भी मारे जाओगे और हम भी मारे जाएंगे। इस बात को जब उसने बताया सुमित से, तो सुमित ने कहा हाँ बात तो तुम्हारी सही है। उसने कहा तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, इसके पहले कि समय और आगे भागे, अग्रिम को रास्ते से हटाना होगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इसको रास्ते से हटा दो। सुमित फौरन मान गया। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। कहाँ से? उन्होंने कहा देखो घर से तो नहीं ले जा सकते, बहुत, हमारा मकान बहुत ऐसी जगह है कि तुम जब भी ले जाओगे किसी न किसी की निगाह में चले जाओगे और लोग बता देंगे कि तुम रेगुलर मेरे घर आते हो। हम लोग एक शादी में 28 अप्रैल को नवाबगंज जाएंगे। उसने पूछा किसकी शादी में? जब इन्होंने पूरी डिटेल बताई कि रूबी की शादी में हमें जाना है, उसने कहा अरे उसमें तो हम भी इनवाइटेड हैं और हम भी जाएंगे। इससे बढ़िया कोई, उसने कहा इससे बढ़िया कोई मौका नहीं होगा। उसने कहा बस अग्रिम को तुम किसी तरह अपने साथ ले आना। तय प्लान के मुताबिक अग्रिम, उसकी माँ और पिता चंद्र प्रकाश, ये तीनों लोग वहाँ पहुँच गए। अग्रिम और उसके पिता इस बात से अनजान कि उनके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। अग्रिम की माँ को सब पता था। सुमित ने अपने 2 दोस्तों को इस काम के लिए बुलाया। एक दोस्त उसका था सुनील कुमार सन ऑफ झब्बू लाल,
थाना गांव देवकलिया, थाना देवरिया कलां। और दूसरा दोस्त था अभिषेक, जिसके लिए मैंने बताया कि उसके सिम कार्ड से उसने कॉल की थी। दोनों को अलग अलग काम बताया गया, दोनों राजी हो गए। अभिषेक ने कहा कि अगर रैंसम कॉल में हम इनको 4-6 दिन उलझा लेंगे तो बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और फिर पहचान में नहीं आएगी। हमारा काम हो सकता है इसी झटके में हमें पैसा भी मिल जाए। उसको क्या पता कि बच्चे का क्या हुआ है। ये बात तय हो गई। जैसे ही अग्रिम, रामचंद्र और रामचंद्र की पत्नी आईं, इन दोनों ने पहले से सर्वे कर लिया था कि हम कहाँ कहाँ सीसीटीवी की नज़र से बच सकते हैं। एक तरफ ही लोग बैठ गए। बच्चे खेलते 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 जानबूझ के, बच्चा जिस समय सीसीटीवी कैमरे की नज़र में था, ये कभी उसके पास नहीं गए। जब उससे बाहर हुआ तो उसे जो वहाँ पर मिठाइयाँ बनी थीं, उसी मिठाई एक उसमें रख के और उसे खिलाने लगे और उसे खिलाया। फिर उससे पूछा कि आइसक्रीम खाओगे? बच्चा था, फ़ौरन मचल गया, उसने कहा हाँ खाएंगे। शादी में उस समय आइसक्रीम का, क्योंकि अप्रैल मई की बात है, उस समय उस शादी में आइसक्रीम नहीं लगाई गई थी या उसका नहीं प्रोविज़न होगा। उसने कहा फिर हमारे साथ बाहर चलना पड़ेगा। बच्चा तुरंत तैयार हो गया। अभिषेक और सुनील ने अपनी मोटरसाइकिल पर बीच में अग्रिम को बिठा लिया। वहाँ से ये सीधे उसको ले गए बिथरी से उतर जाने वाली रोड के किनारे। एक बड़ा गड्ढा था। इसका मुंह और हाथ पैर बांध के उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से हाथ से ही खींच के मिट्टी और पत्थर डाल दिए। ये इंश्योर कर लिया कि सड़क से वो चीज़ कभी दिखाई नहीं पड़ेगी और कुत्ते भी इतने भीतर गड्ढे में जाके कोई किसी चीज़ को खींचने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे ही ये अभिषेक ने बताया, सुनील को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछा गया कि बॉडी कहाँ पर है। पुलिस इनको अपने साथ बिठा के ले गई। ये एग्जैक्टली वहीं पर खड़े हुए जहाँ पर इन्होंने बॉडी उसकी गड्ढे में दबाई थी। 28 तारीख का किडनैप किया हुआ ये लड़का 5 दिन बाद 2 तारीख को पुलिस के हाथ लगा। आप सोच सकते हैं कि बॉडी का क्या हाल रहा होगा उस समय। बहुत ही बुरी स्थिति में छत विछत ये बॉडी पुलिस को प्राप्त हुई। फ़ौरन इसका पंचायतनामा, भीड़ इकट्ठा हो गई, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। शव का पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू सफोकेशन, एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। अभिषेक और सुनील पुलिस के पास थे। सुमित के लिए पुलिस दबिश देने लगी। सुमित भी अरेस्ट हो गए और सुमित ने भी अपनी वही कहानी बताई कि हम दोनों जब रामचंद्र चले जाते थे तो हम सीधे उसी घर में पहुंचते थे और रामचंद्र के आने तक हम वहां से बाहर हो जाते थे। बीच बीच में कभी कभी अग्रिम कभी खाने के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए तंग करता था और एक दिन उसने अंकल कह के उसको कहता था, अंकल आप रोज़ आते हो। इतना सुन के ही सुमित भी और अग्रिम की माँ भी दोनों चौंके और फिर अगले दिन ही ये तय हुआ कि अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है। अब उसने एक बात कह दी कि तुम रोज़ आते हो सकता है कल को बातचीत में जो ये नाम सुन रहा है उस नाम का भी नाम भी इसको याद हो जाए और अपने पिता को ये सब कुछ बता दे। पूरी बात बताने के बाद उससे ये पूछा गया कि अब क्या करोगे, अब तो तुम सारी ज़िंदगी तुम्हारी जेल में
बीतेगी। ट्रायल होगा, बच्चे की हत्या में तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद और घटना की पूरी जानकारी होने के बाद जो 363 यानी अपहरण का मुकदमा ओरिजिनल रामचंद्र ने लिखवाया था, उसमें धाराओं की बढ़ोतरी की गई। 364A यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम, 302, 201 और 120B। महिला की गिरफ्तारी उस समय तत्काल नहीं हो पाई थी, साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे थे और साक्ष्य महिला के विरुद्ध कोई चश्मदीद या कोई वैसा साक्ष्य नहीं मिला, तो इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वर्तमान में ये तीनों जेल में हैं और इस मुकदमे का ट्रायल हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं रेंज की एक और ज़िले की इसी तरह की एक अपराध की घटना लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।